नमस्कार साथियों। कल हमारी भूगोल की पहली क्लास हो चुकी थी जिसमें हमने जनसंख्या के वितरण के बारे में बताया था और घनत्व के बारे में बताया था और जनसंख्या के बढ़ने और घटने की 4 प्रावस्था के बारे में बताया था। उसके बाद में आपको हमने राष्ट्रीय युवा नीति 2015 के बारे में बताया था और उसमें हमारा कुछ रह गया था और उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि उसमें आगे क्या बताया गया है। हमने राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में पढ़ा था कि 15 से 29 वर्ष की आयु को जो हमारी सरकार है वो क्या मानती है, युवा मानती है। और उसमें आगे देखेंगे क्या लिखा है। उसने आगे बताया है कौशल विकास, हमारी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है कि युवा को कौशल में बढ़ावा देना, कि क्या करना है। राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार जो युवा थे उनको क्या करना, उनके स्किल में क्या करना, उनका बढ़ावा देना, कौशल गतिविधियों का साकार रूप देना। कहने का भावार्थ है कि किसी भी लड़का हो या लड़की हो, अगर किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है तो उसको उस चीज़ के लिए साकार रूप देना, उसको बढ़ाना क्या काम था, YNDP का ये मुख्य कार्य था। कि जिसमें मान लो कोई जैसे लड़की है, उसको मेहंदी का काम अच्छी तरीके से आता है और वो आगे उसको बढ़ाना चाहती है, उसके लिए उसको प्रोत्साहन करना, उसको सिखाने के लिए उसके लिए टीचर उपलब्ध कराना। इस तरीके के इसमें काम बताए गए थे कौशल विकास के अंदर। और ताकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या है वो बेरोजगार ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उनको रोजगार मिले और वो अपना खर्चा चला सके। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। तो जनसंख्या संगठन क्या होता है? जनसंख्या संगठन जो जनसंख्या है उसका संगठन किस प्रकार से है? तो मैंने आपको बताया कि भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, निवास के आधार पर और ग्रामीण नगरीय के आधार पर क्या है, जनसंख्या का भारत में संगठन बने हुए हैं। कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से जनसंख्या का संगठन है, धर्म के आधार पर किस प्रकार से संगठन है, और साक्षरता के आधार पर किस प्रकार से संगठन है, शिक्षा के आधार पर किस प्रकार से संगठन है, निवास के स्थान पर किस प्रकार से संगठन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश की जो जनसंख्या है उसका 68.8% भाग गांवों में नहीं रहता है। जो भारत देश है उसका जो 68.8% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, गांवों में रहते हैं। इसलिए तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है। तो इसमें आगे क्या बताया गया है कि पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उनका जो वितरण है वो एक समान नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं गांवों में तो बहुत ज़्यादा लोग बसे हैं और कहीं कहीं बहुत कम बसे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं आगे कि ग्रामीण जनसंख्या जो अधिक है, सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में क्या करती है, ज़्यादा निवास करती है। कि जो गांवों में जो जनसंख्या है वो बिहार और सिक्किम राज्यों में क्या है, सबसे अधिक है। बाकी अन्य राज्यों में इनसे क्या है, कम है। अब जो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, गांवों की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो ग्रामीण है उनमें सबसे कम क्या रहती है, गांवों की ग्रामीण जनसंख्या रहती है। क्योंकि वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में जो गांव है वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम रहती है। अब आगे बात करते हैं संगठन की, जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व राजस्थान और कच्छ के रण में 200 से कम व्यक्ति क्या रहते हैं, प्रति इकाई किलोमीटर में रहते हैं। और अब आगे बात करें केरल की। केरल व महाराष्ट्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 1 किलोमीटर में 17,000 व्यक्ति रहते हैं। तो देखो भी इस प्रकार से क्या है, जनसंख्या घनत्व भी इनका अलग अलग है। कि राजस्थान और गुजरात का जो कच्छ के रण है उसमें जो व्यक्ति है वो 200 व्यक्तियों से 1 किलोमीटर के दायरे में 200 से कम व्यक्ति रहते हैं। और जो केरल और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र है वहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 17,000 व्यक्ति पाए जाते हैं। और भारत की जो जनसंख्या का अनुपात है, भारत की जो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो कितना है, 31.16% है। जो नगरों की जनसंख्या वो कितनी है, 31.16% है। और अब बात करते हैं भाषा संगठन के आधार पर। तो सबसे पहले जो
भाषा के संगठन पे जो जिसने लोगों को अलग अलग किया था कि किस प्रकार से कितनी भाषा बोली जाती है भारत में, तो उसका समय था। सबसे पहले जो भाषा के आधार पर जिसने विभाजन किया था वो किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। ये बात याद रखना, हमारे इम्पोर्टेंट हेड एग्जाम के हिसाब से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर किसने सब प्रथम विभाजन किया था। तो किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। कौन से समय काल में किया था? 1903 से लेकर 1928 के बीच में इसने क्या किया था? भाषा का विभाजन किया था कि भारत में कुल कितनी भाषाएं और कितनी बोलियां हैं। तो मैं आपको बता दूं, भारत में कुल भाषाएं कितनी हैं? 179। भारत में कुल 179 भाषाएं हैं और कुल 544 क्या है? बोलियां हैं। भाषा के अंदर अलग अलग बोलियां होती है। और वर्तमान में जो आधुनिक भारत है उसकी बात करें तो हमारे जो संविधान है, संविधान के अंदर 22 भाषाओं को क्या मिला हुआ है? अधिकार मिला हुआ है कि संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि जो आधुनिक भारत है उसकी 22 भाषाएं क्या है? मान्यता है। और सबसे ज्यादा भारत में जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। हिंदी भाषा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके लिए महात्मा गांधी ने भी बहुत समर्थन किया था, लेकिन हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन पाई थी। अभी तक हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राज्य भाषा है, राजभाषा है हिंदी। अब आगे बात करते हैं लघुतम भाषा। जो सबसे कम बोले जाने वाली भारत की भाषा कौन सी है? संस्कृत। बहुत कम लोग हैं जो संस्कृत बोलते हैं। ब्राह्मण धर्म में जो पंडित होते हैं वही बोलते हैं संस्कृत भाषा, और कुछ ऐसे थोड़े बहुत क्षेत्र है जहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। उसके बाद में जो बोंडो भाषा है, मणिपुरी भाषा, ये सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। और सबसे जो अधिक भाषा बोले जाने वाली वो कौन सी है? हिंदी। आप उत्तर भारत में चले जाओ, हर जगह पर हिंदी बोली जाती है। दक्षिण भारत का नहीं कह रहा, उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ। अब हम आगे इसके बारे में भाषा के आधार पर वर्गीकरण को समझेंगे। देखते हैं भाषा के आधार पर कितने वर्गीकरण है और कितने। चलो, भाषाओं के वर्गीकरण। भाषाओं का जो वर्गीकरण है, आधुनिक भाषाओं के जो वर्गीकरण है उसको 4 भागों में बांटा है। और हमारी एनसीईआरटी किताब में इसकी एक तालिका बनाई हुई है, तो हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि कौन सा परिवार है और कौन सी जो भाषा है और किस जाति के जो लोग हैं और किस स्थान पर रहते हैं और कैसी भाषा बोलते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा परिवार है? ऑस्ट्रिक, जिसको निषाद भी कहते हैं। और इसका उप परिवार कौन सा है? ऑस्ट्रो एशियाई। और जो इसकी शाखा है वो कौन कौन से लोग हैं? मौन, खमेर और मुंडा। ये जो ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। और इनका जो निवास स्थान है ये कहाँ बोली जाती है? जो ऑस्ट्रिक भाषा है वो मौन, खमेर और मुंडा जाति के लोग बोलते हैं। और ये मेघालय में बोली जाती है, निकोबार में बोली जाती है, निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, उड़ीसा में बोली जाती है, असम में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है और महाराष्ट्र में बोली जाती है। कौन सी भाषा? ऑस्ट्रिक भाषा, जिसको निषाद भी कहते हैं। कितने प्रतिशत है भारत के अंदर? तो कितनी है? 1.38%। अब आगे बात करते हैं द्रविड़ भाषा की। द्रविड़ भाषा ये ज्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती है और दक्षिण भारत के लोगों की भाषा ये द्रविड़, जो कि 20% लोग क्या क्या करते हैं, जो द्रविड़ परिवार से है वो बोलते हैं। दक्षिण द्रविड़ के अंदर ये तमिलनाडु और कर्नाटक में बोली जाती है। और मध्य द्रविड़ में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। और उत्तर द्रविड़ में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, इन जगहों पर द्रविड़ भाषा, द्रविड़ परिवार है जो उनकी भाषा बोली जाती है। अब आगे बात करते हैं चीनी तिब्बती की, जिसे किरात भी कहते हैं। ये भारत में 0.8% लोग इनको इस भाषा को बोलते हैं। और इसके जो उपपरिवार भी हैं तिब्बती और म्यांमारी। जो तिब्बती हिमालय है वो भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में। और उत्तरी असम में बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और उसके बाद में सियामी चीनी, जो सियामी चीनी भाषा है वो कहाँ बोली जाती है?
असम म्यांमारी में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और मेघालय में। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे चीनी तिब्बती के जो परिवार रहते हैं वो तिब्बती सियामी चीनी भाषा बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं भारतीय यूरोपीय की। भारतीय यूरोपीय आर्य, जो आर्य की भाषा है वो कौन सी है? इंडो आर्य परिवार है जिनका, और जो भारतीय यूरोपीय भाषा बोलते हैं, इसमें सबसे पहले बात करेंगे ईरानी की। ईरानी जो फारसी भाषा है वो भारत के बाहर बोली जाती है, और जो दर्दी भाषा है वो केवल जम्मू कश्मीर में ही बोली जाती है। और जो भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है, वो कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में। तो इस तालिका में बताया गया है कि जो भाषाओं का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है, और किस क्षेत्र में कौन से लोग किस तरह की भाषा बोलते हैं, और इनके कौन से परिवार है, और इस तरीके से ये आपको सारणी बताई गई है। अब हम आगे बात करते हैं धार्मिक संगठन की। तो धार्मिक संगठन क्या है? धार्मिक संगठन की भारत में पाए जाने वाले प्रमुख धर्म। सबसे जो बड़ा धर्म है भारत के अंदर, कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म। भारत की कुल जनसंख्या का 80.5% और विश्व की कुल जनसंख्या का 12% कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म है। तो भारत में हिंदुओं का बाहुल्य है। और आगे बात करते हैं मुस्लिम धर्म की। तो भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा जो धार्मिक समुदाय है वो कौन सा है? मुस्लिम समुदाय है। और भारत की कुल जनसंख्या का 13.40% है, और मुसलमानों की मुस्लिम संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा बड़ा देश है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। भारत में कुल 68 लाख से बौद्ध है। अब बात करते हैं आगे बौद्ध धर्म की। तो भारत में कुल 79 लाख से अधिक बौद्ध हैं, जो मुख्यतः महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा जम्मू कश्मीर में केंद्रित है। और जैन धर्म की बात करते हैं तो भारत में कुल 42 लाख जैन धर्मावलंबी है, और मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में रहते हैं। और अंतिम आज का हम टॉपिक बात करेंगे पारसी। भारत में कुल 12 लाख पारसी और 90% पारसी जो मुंबई और सूरत के में केंद्रित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।